Welcome back, guys. Post Meta Andromeda update, there are two very important things that are going to contribute in the success of your Meta ads campaign. The first one is creative diversification, जिसकी बात Meta हर official documentation के अंदर करता है. And second is creative based metrics की proper analysis so that you can scale your ad accounts. So सबसे पहले मैं आपको creative diversification के बारे में क्लियर कर देता हूँ. Creative diversification का केवल मतलब ये नहीं होता है कि आप बहुत सारे creatives बनाते जाएं और उनको टेस्ट करते जाएं. ध्यान से समझिएगा, क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है कि आप डिफरेंट टाइप के पर्सोनास के लिए डिफरेंट क्रिएटिव्स बनाएं ऑन डिफरेंट पेन पॉइंट्स, डिजायर्स एंड एस्पिरेशंस. एग्जांपल के तौर पे मेरा गूगल एड्स का कोर्स है. नाउ ये जो मेरा गूगल एड्स का कोर्स है, इसको स्टूडेंट्स भी परचेज कर सकते हैं, इसको बिजनेस ओनर्स भी परचेज कर सकते हैं और साथ ही साथ इसको फ्रीलांसर्स, एजेंसी ओनर्स भी परचेज कर सकते हैं. अब एजेंसी ओनर के परचेज करने का रीजन जो है वो अलग हो सकता है उसको अपनी टीम को ट्रेन करना हो, इसलिए वो मेरा गूगल एड्स कोर्स जो है वो परचेज कर रहे हैं. बिजनेस ओनर का इस कोर्स को परचेज करने का रीजन अलग हो सकता है उसको कुछ इनिशियल नॉलेज चाहिए सो दैट वो अपने एड अकाउंट्स जो रन हो रहे हैं उनको ऑडिट कर पाए. अब फ्रीलांसर मेरे कोर्स को इसलिए परचेज करना चाहता है ताकि वो और अच्छे रिजल्ट्स अपने क्लाइंट के लिए ला सके. अब स्टूडेंट या जॉब सीकर जो है वो हमारे कोर्स को इसलिए परचेज करना चाहता है बिकॉज उसको चाहिए एक हाई पेइंग जॉब. सो आपको समझ में आ रहा होगा कि चार डिफरेंट पर्सोनास हैं और उनके पेन पॉइंट्स अलग हैं. सो आपको अकॉर्डिंग टू मेटा एंड्रोमेडा करना यह है कि इन चारों डिफरेंट पर्सोनास के पॉइंट ऑफ व्यू से डिफरेंट एड क्रिएटिव्स जो हैं वो क्रिएट करने. नाउ दिस इज व्हाट मेटा सिस्टम वांट्स. नाउ दिस इज व्हाट मेटा एल्गोरिथम वांट्स कि आप डिफरेंट पर्सोना के बेसिस पे डिफरेंट एड क्रिएटिव्स को क्रिएट करें. दिस इज बेसिकली क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन. क्या सर इसमें बहुत सारे एड्स की जरूरत पड़ेगी? एब्सोल्युटली. क्या ये इतना आसान होगा बनाना? हाँ बिल्कुल. देखो एग्जीक्यूशन लेवल पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अगर आपने प्रॉपर एसओपीज वगैरह सॉर्ट कर दी तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी. बाकी अगर हम पर्सोना वाइज रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बड़ा आसान है. आप एड स्क्रिप्ट्स, एड कॉपीज, कॉल टू एक्शन, एड आइडियाज, ये सारी चीजें बड़ी आसानी से एआई टूल्स के अंदर जो है वो रिसर्च कर सकते हैं. मैं आपको यहाँ पर एक शीट दिखाता हूँ. यहां पर अगर आप देखेंगे तो 50 क्रिएटिव आइडियाज आपको देखने को मिलेंगे और ये मैंने केवल 5-7 मिनट के अंदर तैयार किए हुए हैं विद द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी. एक और बात समझिए, ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है. यहां से आपको एक आइडिया मिल जाता है बिकॉज अगर आप नॉर्मली सोचने जाएंगे ना 50 एड आइडियाज तो आपका माइंड ब्लॉक हो जाएगा. 2-4 आइडियाज के बाद आपको समझ में नहीं आएगा और बहुत सारा टाइम भी आपका खराब हो जाता है और आपको कितना भी एक्सपीरियंस हो इतनी तेजी से आप एड्स नहीं सोच सकते हैं. और इतने पैरामीटर्स के अराउंड, डिफरेंट पेन पॉइंट, डिफरेंट डिजायर्स, इन सब चीजों के अराउंड जो है वो उतने ज्यादा एड्स आप नहीं सोच पाएंगे. तो ऐसे में आपको एआई की मदद लेनी पड़ती है शुरुआत में सो दैट आपके पास एक ड्राफ्ट तैयार हो जाए और उसके बेसिस पर फिर फर्दर आप इटरेशंस वगैरह करते जाएं और अपनी एड को और बेहतर जो है वो बनाते जाएं. तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ऑडियंस इज बेसिकली द पर्सोना. तो स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्केटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, एजेंसी ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिगिनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, देयर आर डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज. किस फनल के लिए है वो और किस कैंपेन टाइप के लिए और किस ऑब्जेक्टिव के लिए, दिस व्हाट इज मेंशन्ड ओवर हियर. नाउ यहां पर अगर आप देखेंगे तो फनल, कैंपेन टाइप और फनल ऑब्जेक्टिव को मैंने हाईलाइट करके रखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से समझना. आप कोई भी कैंपेन चलाएंगे दैट विल बी अ सेल्स कैंपेन. मेटा के अंदर जो आपका सेल्स कैंपेन आता है उसको आपको चलाना है बिकॉज हम लोग हमारी वेबसाइट से डायरेक्टली जो है वो गूगल एड्स का कोर्स सेल कर रहे हैं. आप मान के चलें कि ये गूगल एड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही रिसर्च है. फनल का मतलब है टॉप ऑफ द फनल. टॉप ऑफ द फनल का मतलब ये है कि हम बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स को अभी कन्वर्ट करना नहीं चाहते, बट हम उनको जो ऐड दिखाएंगे वो किस कैंपेन टाइप के थ्रू होगा? सेल्स कैंपेन टाइप के थ्रू. नाउ वी आर टेलिंग मेटा कि तुम मेरी ऑडियंस सेट में से जो अभी बहुत ज्यादा फनल में नीचे नहीं है, बहुत ही लो हैंगिंग फ्रूट्स नहीं है, उनको जाकर दिखाओ और उनको इस तरीके से दिखाओ सो दैट वो कन्वर्ट हो सके. तो दिस इज व्हाट वी आर टेलिंग. सो आपको ये नहीं समझना है कि सर टॉप ऑफ द फनल में आप सेल्स कैंपेन क्यों चला रहे हैं, टॉप ऑफ द फनल में तो आपको अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए, या बॉटम ऑफ द फनल में आपको सेल्स कैंपेन चलाना चाहिए, मिडिल ऑफ द फनल में आपको ट्रैफिक कैंपेन चलाना चाहिए. दिस इज नॉट दैट थिंग, राइट? सो कैंपेन आपका बेसिकली एक ही रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी द सेल्स कैंपेन. बट विद इन दैट कैंपेन ओनली क्रिएटिव के बेसिस पर यू आर सेगमेंटिंग द ऑडियंस जो कि टॉप ऑफ द फनल वाले लेवल पर है, मिडिल ऑफ द फनल वाले लेवल पर है एंड बॉटम ऑफ द फनल वाले लेवल पर है. उसी तरीके से जिस फनल के लेवल पर होगा उसका उस तरीके का ऑब्जेक्टिव होगा. बट कैंपेन कौन सा चलेगा? सेल्स ही चलेगा. दिस इज फनल ऑब्जेक्टिव, दिस इज नॉट द कैंपेन ऑब्जेक्टिव. सो द कैंपेन विल बी ओनली सेल्स. वापस आ जाते हैं हम लोग. दिस इज आइडिया नंबर 1. ये हमारा पर्सोना है. दिस इज द क्रिएटिव आइडिया. Like stop wasting money on Google Ads. This is going to be running in top of the funnel. कैंपेन टाइप हमारा होने वाला है सेल्स वाला कैंपेन. एंगल यहां पर मेंशन है. मैसेज का डायरेक्शन क्या होगा वो मेंशन है. क्रिएटिव टाइप क्या होगा वो मेंशन है. केपीआई
हम जो ट्रैक करेंगे दैट इज बेसिकली द परचेज, बिकॉज हमारा जो कैंपेन है वो सेल्स कैंपेन होगा और जिस इवेंट के ऊपर वो ऑप्टिमाइज्ड होगा वो हमारा परचेज इवेंट होगा। तो आपकी जो केपीआई है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी दी परचेज इवेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट आपका इवेंट है जिसके बेसिस पे आप अपने कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर रहे हैं। नाउ इन दिस क्रिएटिव व्हाट आर द डिफरेंट पेन पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू एड्रेस। वीडियो का फॉर्मेट क्या होगा, क्रिएटिव फटीग का एक्सपेक्टेड टाइम क्या है, बहुत ही जनरल जो क्रिएटिव्स होते हैं उनका फटीग एक्सपेक्टेड टाइम जो है वो कम होता है। और मैं ये आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप बहुत ज्यादा निश के अंदर जाएंगे तो उसका जो क्रिएटिव फटीग का एक्सपेक्टेड टाइम है वो जनरल वाले से थोड़ा सा जो है वो ज्यादा होगा, मतलब थोड़ा लेट उनमें फटीग आता है। ये तो हो गया निश के बेसिस पे। इसके अलावा ऑडियंस के बेसिस पे भी आपको समझ में आता है। अगर आप बहुत ही छोटी ऑडियंस को कैटर करने की कोशिश कर रहे हैं किसी एक एड एंगल के थ्रू, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में उसका जो क्रिएटिव फटीग है वो बहुत जल्दी आ सकता है। आई बिलीव ये चीज आपको समझ में आई होगी। देन वी हैव दी हुक स्क्रिप्ट्स एंड देन वी हैव दी एक्चुअल एड कॉपी की जो बॉडी होगी उसकी स्क्रिप्ट होगी। क्या हमारा सीटीओ होने वाला है, वॉइस ओवर नोट्स क्या होने वाले हैं, ऑन स्क्रीन टेक्स्ट क्या होने वाला है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस शीट के अंदर दैट इज बेसिकली जो हम डिफरेंट डिफरेंट पर्सोना को टैकल कर रहे हैं और उस पर्सोना के बेसिस पे हम डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज बना रहे हैं। ये दो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि आपके पास ऑडियंस के बेसिस पे, पर्सोना के बेसिस पे डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव आइडियाज हो सके, या किसी प्रोडक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या डिफरेंट डिफरेंट पर्सोनास हो सकते हैं। आप बड़ी क्विकली इसी तरीके से 40, 50, 60, 100 जितने भी एड क्रिएटिव के आइडियाज आप फिगर आउट करना चाहे वो आप कर सकते हैं। फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप अपनी टीम के साथ बैठ के सॉर्ट कर सकते हैं कि किस चीज के ऊपर एक्चुअली काम करने की जरूरत है। इसलिए मैं बता रहा था एग्जीक्यूशन वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एसओपीज वगैरह की जरूरत पड़ेगी, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्रिएटिव डाइवर्सिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बायर्स के अकॉर्डिंग जो एड एंगल्स है उसकी शुरुआत जो होनी है उसका ड्राफ्ट आपको इस टाइप से जो है वो मिल जाएगा, इसको बना लो। दूसरी चीज जो है वो है कि क्रिएटिव बेस्ड मैट्रिसेस को एनालाइज करना और उनके बेसिस पर जो है वो अपने क्रिएटिव्स को स्केल करना और रिजल्ट जो है उनको बेहतर करते जाना। अब इसके एनालिसिस के लिए आपको मेट्रिक प्लॉट जो है वो करनी पड़ेंगी। तो मैंने अभी तक 3 तरीके जो है वो मेट्रिक प्लॉट करके एनालिसिस करने के यूज किए हैं। शुरुआत में हमने गूगल शीट के साथ शुरुआत करी जहां पर हम हुक रेट, थंब स्क्रॉल रेट, इस टाइप से बहुत सारी डिफरेंट वीडियो क्रिएटिव बेस्ड मैट्रिसेस होती हैं, उनके ऊपर हम लोगों ने काम किया और उनको बेसिकली हम लोग गूगल शीट के अंदर प्लॉट कर लेते थे। फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है वो अपने रिजल्ट्स को फिगर आउट करते थे। तो ये था बेसिकली हमारा तरीका नंबर 1, बट इसमें काफी टाइम लगता था। अगर आप कुछ क्लाइंट्स को मैनेज करें तो ये चीज आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सेकंड जो हमने तरीका यूज किया वो था बेसिकली जो मेटा एड्स के अंदर रिपोर्टिंग वाला डैशबोर्ड होता है, उसी डैशबोर्ड्स के अंदर क्रिएटिव वाइज हम लोगों ने हमारी क्रिएटिव एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट मेट्रिक है उनको हमने प्लॉट कर लिया, पिवट चार्ट में जो है वो मेंशन कर दिया और वो रियल टाइम में अपडेट होता रहता था। उसको हम क्लाइंट वगैरह के साथ भी शेयर कर देते, तो जो भी स्टेक होल्डर्स थे, जो भी रिस्पॉन्सिबल थे क्रिएटिव एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको शेयर कर दिया जाता था टीम के अंदर। तो वो भी एक तरीका था, बट अगेन उसमें भी बहुत फास्ट एनालिसिस जो है वो नहीं हो पाती थी। अब जो तीसरा तरीका है दैट इज बेसिकली कि बहुत सारे जो आज के टाइम में टूल्स आ गए उनमें से कोई भी टूल अगर आप सिलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूं। सो दिस इज द टूल जहां पर अगर आप देखेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटिव्स के डिफरेंट बेसिस पे हम जो है वो एनालिसिस कर पा रहे हैं और ये हमको विजुअली भी थोड़ा सा ठीक लग रहा है और सारी इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहां से आप बेसिकली अपने विनर क्रिएटिव्स वगैरह निकाल सकते हैं। तो इस चीज को आप थोड़ा फास्ट तरीके से यूज कर पाएंगे। आप जिस डेटा को ही देखना चाहते हैं वही डेटा आपको सामने दिखेगी। हमने अपने एड अकाउंट्स को यहाँ पर जो है वो सिंक करके रखा हुआ है और आप चाहें तो यहाँ पर और भी ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं। जो भी आपके एड अकाउंट के अंदर आपने मैट्रिसेस बनाई होंगी और वो सारी की सारी मैट्रिसेस यहाँ पर सिंक हो जाएंगी। नाउ उन मैट्रिसेस के बेसिस पर ये कुछ अपनी भी मैट्रिसेस निकालते हैं, जैसे इन्होंने अपना हुक स्कोर, क्लिक स्कोर निकाल रखा है, जो भी आपको चीजें जो है वो क्लियर करके दे देता है। तो हम लोग बेसिकली क्रिएटिव एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के जो टूल्स हैं उनको यूज कर रहे हैं। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मेटा एंड्रोमेडा के पॉइंट ऑफ व्यू से दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको आपको किस तरीके से टैकल करना है। तीसरी चीज जो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मेटा में एड अकाउंट का स्ट्रक्चर किस तरीके का होना चाहिए। देखो ये चीज थोड़ी बहुत मायने जरूर रखती है, बट कैंपेन का स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो क्रिएट नहीं करता है। कैंपेन का स्ट्रक्चर आपको मदद करता है सो दैट अपने कैंपेन्स को, एड ग्रुप्स को, एड्स को प्रॉपरली मैनेज कर पाए। आपको पता हो कि किस टाइप के एड्स को किस एड ग्रुप के अंदर जो है वो रखना है, सो दैट आपको ऑर्गेनाइज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। जब आप बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे तो क्रिएटिव्स के बेसिस पे आपको स्केल करने में भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी। आपको पता होगा कि कितने क्रिएटिव्स हमारे चल रहे हैं, किस एड ग्रुप्स के अंदर चल रहे हैं। तो इसलिए जो कैंपेन का स्ट्रक्चर है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैंपेन का स्ट्रक्चर
क्या एल्गोरिथम को कोई बहुत इंपॉर्टेंट सिग्नल देता है? नहीं, एल्गोरिथम को नहीं देता है, बट क्योंकि कैंपेन का स्ट्रक्चर आपको चीजों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है और अल्टीमेटली वो चीज रिजल्ट्स में भी रिफ्लेक्ट होगी, तो आपको लगता है कि कैंपेन का स्ट्रक्चर जो है वो रिजल्ट्स लाकर दे रहा है। नहीं, कैंपेन कैसे आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें एड्स कैसे आप ऐड करते जा रहे हैं, कैसे हटा रहे हैं, किस बेसिस पे आप उसको रख रहे हैं, ये सारी चीजें मायने रखती है।